जय हिंद साथियों, आपका अपनी YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है एसएससी जीडी का फुल टेस्ट है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये 2024 में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग का। कह रहा है अगला अक्षर हमको ज्ञात करना है। तो U X A D G J M। तो U कितने पे आता है आपका 21 पे आता है। उसके बाद में X कितने पे आता है 24 पे। A आपका कितने पे आता है 1 पे आता है, या हम कहते हैं 27 पे। क्लियर। उसके बाद में D आता है 4 पे, G आता है 7, 10, 13। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का 3 हुआ, फिर प्लस का 3 हुआ, इसी प्रकार प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है। तब 13 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 पे क्या आता है आपका P आता है। क्या आता है P आता है, जिससे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज कोई बन रही है CDDF CDDF CDDF, इस प्रकार से कोई सीरीज बन रही है। तो देखिए CDDF तो यहाँ पर क्या भरेंगे भाई, D हो गया, फिर F भरेंगे। तो CDDF DF फिर C DDF फिर C। तो DFDC आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा है WHOM को SCKH लिखा गया है। तो W में देखिए 23 पे आता है, यस कितने पे आता है 19 पे। तो 23 से 19 हुआ मतलब माइनस का 4। H आपका 8 पे आता है, और C कितने पे आता है 3 पे। तो कितना हो रहा है माइनस का 5। वो कितने पे 15, 15 से 11 मतलब माइनस का 4। फिर 15 वो 13 से 8 हुआ माइनस का 5, मतलब माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 5 हो रहा है। तो भाई B कितने पे आता है आपका, देखिए B आता है 2 पर। उसके बाद हम कहें या तो कहते हैं 28 पे, बिल्कुल। तो जब -4 करेंगे तो क्या आएगा 24, 24 पे क्या आ जाएगा आपका X। उसके बाद में A आता है आपका या तो 1 पे कहें या तो हम 27 पे, और जब 5 इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 22, 22 पे क्या आता है आपका V आता है XV आपका हर जगह है, बिल्कुल। K आपका कितने पे आता है, J के 11 पे आता है। 11 से फिर हम 4 घटाएंगे तो 7 4 11, 7 पे क्या आता है आपका G आता है, और E आता है 5 पे, या हम कहें 30 पे। क्लियर। E कितने पे आता है 5 पे, और उसके बाद में 5 पे आता है, या 26 5 31। क्लियर। उसके बाद में हमें कितना घटाना है 5 घटाना है। 5 से 5 घटाएंगे तो कितना 26, 26 पे क्या आता है आपका Z आता है। क्या आता है Z आता है, XVGZ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है नीचे दी गई संख्या ना कि अंकों को आपस में, संख्याओं को बदलना है, कौन सा समीकरण सही नहीं हो सकता है, कौन सा समीकरण सही नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा था किसको 9 और 2 को बदलना है। 9 और 2 को आपस में बदलेंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी। अब देखिए जब यहां पर 9 की जगह पे जब हम 2 को लाएंगे, क्या 2 3 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो पॉइंट में आएगा। तो चांसेस है यही, तो इसको हम पहले करके देखेंगे। 9 की जगह पे 2 डिवाइड बाई 3 प्लस का 9 माइनस का 4 बराबर में 6। तो 9 से 4 गया 5, और यहाँ पर कितना है 2/3। तो क्या यह 6 के बराबर है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा, यह सही समीकरण नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है G7 पे आता है, मतलब प्लस का 1 हुआ, 5 और 3 8 प्लस का 3 हुआ। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 पे क्या आता है C, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 पे क्या आता है D। तो CD आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, परंतु जरूरी नहीं, और केंद्र के मुख D और A का निकटतम पड़ोसी C नहीं है। B E के बाईं ओर दूसरे, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है भाई, B है। A E के दाईं ओर, E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर A आ गया।
अब उसके बाद में D और A का निकटतम पड़ोसी C नहीं है। D जो है A और C जो है A और D का निकटतम पड़ोसी नहीं, A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब C यहाँ पर नहीं होगा, तो C आपका यहाँ पर होगा और D आपका यहाँ पर होगा। क्या पूछा? D के ठीक दाईं ओर, D के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? A बैठा है। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पेपर कटिंग का है। पेपर कटिंग आपका है, अब बताइए, देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर भी बनेगा इस प्रकार से और यहाँ पर भी, बिल्कुल, तो ये 4 बनने चाहिए। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अब अगले में क्या करना है, देखिए A आपका पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब A आपका यहाँ होना चाहिए, तो आपका यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद में P को देखते हैं, बिल्कुल P को, P पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब P आपका यहाँ पर होना चाहिए, तो P आपका यहाँ है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 863 से 860 869। क्लियर? अब 863 मतलब माइनस का 3 हुआ, फिर 69 प्लस का 9 हुआ, फिर 842, 9 से 2 गया, कितना बचा? 7, 27, माइनस का 27 हुआ, फिर कितना हो रहा है? प्लस का 81 हो रहा है, फिर अब माइनस का कितना होगा? 243 होगा। क्यों? क्योंकि 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243, 923 से 243 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 से 3 गया 12 8 8 से 2 गया 6, 680 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 680। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है उस पासे का चयन कीजिए जो इसको मोड़ने पर बन सकता है। अब देखिए पासा, इसको जो विपरीत होंगे वो कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। अब देखिए J जो है G के विपरीत है, J किसके विपरीत है? G के विपरीत है। F आपका H के विपरीत है, F आपका S के, और E आपके I के विपरीत, और जो विपरीत होंगे वो कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। अब देखिए F और H आपस में विपरीत हैं तो क्या साथ में दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते हैं, गलत। G और J आपस में दिख सकते हैं, साथ में कभी नहीं दिख सकते हैं क्योंकि वो विपरीत हैं। E और I आपस में विपरीत हैं, नहीं दिखेंगे। JFE का बन सकता है आपका, बिल्कुल बनेगा, ये वाला पासा मोड़ने पर बन सकता है। और भी आपके कई पासे बन सकते हैं इसको मोड़कर बनाने से, जैसे GHI, ये आपस में कोई भी विपरीत नहीं है, ये भी बन सकता है, और भी कई पासे इसके बन सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सी आकृति इसमें अंतर्निहित है। तो अब ये वाली आकृति सेम इस प्रकार की आकृति, देखिए इसमें आपको नहीं दिख रहा है, इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसमें ऐसे ये यहाँ पर बिल्कुल सीधे यहाँ पर गोल कटा है, ये गलत है। ये आपका हो सकता है, कौन सा? देखिए ये और फिर ये ऐसे तो है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, कह रहा है ई क्रॉस, मतलब ई गुणे एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है। अब देखिए पी गुणे क्यू का अर्थ, भाई देखो गुणे मतलब पी क्यू की पत्नी है, पी जो है वो क्यू की पत्नी है, यही तो है। पी गुणे क्यू का मतलब पी क्यू की पत्नी है। क्यू प्लस आई, प्लस का क्यू प्लस आई का मतलब क्यू जो है वो आई का भाई है, क्यू जो है आई का भाई है। आई माइनस आर का मतलब क्या है? आई माइनस आर का मतलब है आई आर का बेटा है, आई जो है वो आर का बेटा है। आर डिवाइड एस का मतलब है आर एस का पति है, आर एस का पति, ये तो है। अब कह रहा पी का आर से क्या संबंध है? पी का आर से संबंध, पी कौन है आर का? तो पी देखिए कौन है भाई? पी उसकी बहू है। कौन है? बहू। तो भाई बहन भी नहीं है, पत्नी की बहन नहीं है, पत्नी नहीं है, बेटे की पत्नी है। क्या है? बेटे की पत्नी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 एथलीट्स हैं, सुनील अभिषेक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर बैठे। कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, अभिषेक चीनू के
बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तनु सुनील के बाईं। अब देखिए जो इसमें ज्यादातर रिपीटेड नेम है उनको हम पहले देखें। क्या कह रहा है भाई, तनु चीनू के दाईं ओर, चीनू के दाईं ओर, चीनू के, तनु जो है चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। अब इस बार दायां होगा 1 2 3, कौन है यहाँ पर, तनु। क्लियर। उसके बाद में क्या है, मोहित सुनील, मोहित सुनील को इसके ब्रेक करेंगे। अभिषेक चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ पे अभिषेक आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, तनु जो है सुनील के बाईं ओर, सुनील के क्या है बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। अब सुनील का बायां ओर किस पार होता है, सुनील का बायां ओर इस पार होता है, तो सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो सुनील को यहाँ पे बिठाएंगे, तभी तो सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पे तनु आएगा। उसके बाद में मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे, सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पे मोहित हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मोहित आ जाएगा। क्लियर, मोहित हो गया। उसके बाद में अभिषेक हो गया। कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, अब राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, अब राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर अगर यहाँ पर बिठाएंगे फिर भी नहीं हो पाएगा, तो कोयल जो है राहुल को यहाँ पे बिठाएंगे, तभी तो कोयल तीसरे स्थान पे यहाँ पर आएगी। कौन बचा है इसमें भाई, अंकित, तो अंकित जो यहाँ पे बैठ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है अंकित के दाईं ओर से दूसरे, अंकित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे पहला दूसरा कौन है, राहुल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अगली आकृति क्या होगी। अब देखिए अगले में क्या किया है, ऊपर की ओर कर दिया है, फिर अगले में एक स्टैंड नीचे की ओर, फिर अब अगले में एक स्टैंड आएगा और नीचे की ओर ऐसा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि नहीं, बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 30A 10B 30C बराबर में वो C 10 37। देखिए इन सभी को हम लिख लेंगे ऐसे, 30 यहाँ पर A है, 10 फिर B है 30 फिर C है 10 बराबर में कितना आ रहा है 37। उसके बाद में 45 फिर 15 फिर 18 फिर 9 और बराबर में क्या आ रहा है 58। और हमको निकालना किसका है 64 34 50 5 बराबर। अब देखिए अब 10 से 30 डिवाइड होता तो यहाँ पर डिवाइड लगा लेते हैं, यहाँ पर 15 से डिवाइड, लेकिन यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको हम ब्रेक करेंगे। 30 से 10 डिवाइड नहीं होता तो यहाँ भी डिवाइड नहीं। अब देखिए 10 से 30 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड लगा सकते हैं यहाँ पे। 9 से 9 दूनी 18, 5 से सभी डिवाइड हो रहे तो यहाँ पर चांसेस नहीं 95% चांस है कि यहाँ पर डिवाइड आएगा। बिल्कुल। अब हमको क्या करना है 37, तो 10 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और इस बार कितना अगर यहाँ पर हम प्लस कर दें तो 40 और माइनस कर दें 3 तो 7। तो ये हमारे चिन्ह है, प्लस माइनस डिवाइड। अब प्लस 45 और 15 कितना होता है 60, और 2 जब 9 दूनी 18 2 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 58 आएगा। तो यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस का कितना है 10 माइनस का, और 4 4 8 98 आपका किसका है प्लस का। तो 98 से 10 गया तो हमारा कितना मिल जाएगा 88 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कुछ टी यस है, क्या है कुछ टी जो है वो यस है। कुछ टी जो है वो क्या है यस है, कोई आर यस नहीं है, कोई आर आपका जो है वो यस नहीं है। या तो ऐसे होगा, या तो आपका दूसरा बन सकता है कि आर आपका कोई आर यस नहीं है, तो शायद इसमें तो आर हो सकता था कि नहीं हो सकता है 110% नहीं बट हो सकता है। अब निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, कोई यस आर नहीं है, कोई यस आर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल निष्कर्ष पहले, कोई आर टी नहीं है, कोई आर टी नहीं है, कोई आर टी नहीं है, कोई आर जो है वो टी नहीं है। बिल्कुल अगर यहां से हम देखें तो कोई आर टी नहीं है, ये वाला गलत होना चाहिए। कोई यस टी नहीं है, कोई यस टी नहीं है, कोई जो यस है वो टी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कुछ यस टी है, वो तो कह रहा है कोई यस टी नहीं, ये भी गलत होना चाहिए। तो कौन सा, केवल निष्कर्ष पहला होना चाहिए। कौन सा, केवल निष्कर्ष पहला होना चाहिए। कोई आर टी नहीं है, कोई आर टी
नहीं है भाई। यहाँ पर तो अगर हम देखें तो कुछ आर जो है टी होने की संभावना है, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो कौन सा, केवल पहला ही सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5, 37, 70, 104, 175 अंक गया कितना है भाई? 5, 37, 70, 104 और क्वेश्चन मार्क 150। अंतर इनका कितना है? 32 का अंतर कितना है? 33 का अंतर कितना है? 34। आगे क्या होना चाहिए? 35 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? ये 9, 139 कितना होना चाहिए? 139। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिक्शनरी के अनुसार इनको लिखना है और फिर बताना है चौथे स्थान पर क्या है। अब देखिए यस, यल, यू, यस आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर जगह आपका क्या है? यस यस कॉमन है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर यल है लेकिन यहाँ पर यल नहीं है, तो यस यल यल, यस तो सभी में सेम है, कट जाएगा। तो यू आपका देखो यल है, यहाँ पे यू है, तो ये तो बिल्कुल ही लास्ट में आएगा, दो है वो बिल्कुल लास्ट में आएगा। अब देखिए यल 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 यल, अब यल यू एल यू हर जगह सेम है। आर जी एन एम, तो जी वाला पहले आना चाहिए, उसके बाद में यम वाला आना चाहिए, उसके बाद यन वाला आना चाहिए, उसके बाद आर वाला आना चाहिए। बिल्कुल कह रहा है चौथे स्थान पर क्या है? 1 2 3 4, चौथे स्थान पे पहला वाला आना चाहिए, मतलब स्लर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में ड्रैगन को क्या CQZEML। अब देखिए D 4 पे आता है तो C -1 हुआ, R 18 Q 17 फिर से -1 हुआ, A आपका 27 पे आता है या 1 पे कहें फिर से 1 माइनस कर दिया, G आपका 7 पे आता है फिर 5 मतलब -2 किया, O 15 पे आता है फिर -2 किया, N 14 पे आता है फिर से, मतलब 3 में -1 3 में -2। क्लियर। व्हील्स में W कितने पे? 23 पे आता है, 23 से 1 कम करेंगे 22 आएगा। H 8 पे आता है, 8 से 1 कम करेंगे 7 आएगा, 5 से 1 कम करेंगे 4 आएगा। अब हमको 2 2 कम करने, 5 से 2 कम करेंगे 3, और 12 से 1 और 19 से 1 कम करने 2, 12 से 2 कम करने हैं 10 और 19 से 2 कम करने 17। चलिए अब देखिए V आपका आना चाहिए VGDCJQ की 17, VGDCJQ, VGDC, VGDC, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे रीजनिंग का। कह रहा है सेम युग्म आपको अक्षर संबंधित युग्म सेम इसी प्रकार छाटना, और Q आता है 17 पे, U आपका कितने पे आता है भाई? 21 पे आता है। 17 4 21, 18 4 22 और 14 4 18, मतलब +4 हो रहा है। 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा बिल्कुल। W 23 में 4 जोड़ेंगे 27, बिल्कुल ए आना चाहिए। 12 में 4 जोड़ेंगे P, ये वाला हमारा सही होना चाहिए। N 14 में 4 जोड़ेंगे 18 पे R आना चाहिए, जबकि यहाँ पर B आया है, बिल्कुल गलत। K 11 पे 11 4 15 पे O आना चाहिए, बिल्कुल गलत। 24 4 28 28 पे B आता है, बिल्कुल गलत। ये हमारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। क्लियर। अब हम मैथ को देखते हैं। मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है ए बी सी का अनुपात है 2 3 5, A + B, B + C, C + A का। अब A + B को करेंगे तो 5, B + C को करेंगे तो 8 और C + A को करेंगे तो 7। 5 8 7, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, या मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात, मतलब मूलधन कितना है भाई? मूलधन और एसआई का अनुपात कितना है? 5:1 है। मतलब मैं कहूँ प्रिंसिपल 5 है तो एसआई बराबर में कितना है? 1 है। क्लियर। टाइम आपका कितना है? 5 वर्ष है। रेट आपको निकालनी है, एसआई बराबर में फार्मूला होता है PRT/100। क्लियर। तो एसआई कितना? 1, प्रिंसिपल कितना? 5, रेट आपको निकालनी है, टाइम कितना है? 5/100। 5 दूनी 10, 20 आया, 5 चौके 20, 4 एकम 4%। रेट कितनी आ गई भाई? 4% आ गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहले हमें 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है।
कौन सी होती है? 31 होती है आपकी, 32, 33, 34, 35, 36, 37 होती है, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, बस इतनी होती है। इनको ऐड करेंगे भाई, 31 में 37 जोड़ेंगे, 41 जोड़ेंगे, 43 जोड़ेंगे, 47, 7 3 10, 18 19 का 9, इकाई का अंक 9 आना चाहिए, बिल्कुल 199 होना चाहिए। 4 3 12, कैरी 1 था, 4 3 12, 13, 13 और 6 19, 199 कितना होगा भाई? 199। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी की आय में पहली तिमाही 10% की वृद्धि हुई, दूसरी तिमाही 5% की कमी हुई। इन दोनों तिमाही में आय में निवल प्रतिशत, कुल मतलब प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी? तो पहले 10 की वृद्धि, प्लस का 10, माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस 10 गुणे में 5 बटे में 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, मतलब 1 बटे 10 से 5 गया, प्लस का 5 माइनस का 1 बटे 2, मतलब 4.5, 4.5% की क्या होगी? प्लस का आया तो वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर, ये तो कमी है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा के 17 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 220 है, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई? 17 गुणे 17 दूनी 34, 340, 40 वर्ष हो जाएगी कुल आयु। एक नया विद्यार्थी कक्षा में 38 वर्ष का नया विद्यार्थी आ गया भाई, तो कुल कितनी हो गई? 378 हो गई। कितने लोग हो गए अब? 18 विद्यार्थी हो गए, तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी संख्या जो 5 8 15 का गुणज हो। 5 8 15 का मतलब 5 8 15 से कटनी चाहिए, बिल्कुल 5 8 15 से। अब 5 8 15 से कटने का मतलब भाई इनका एलसीएम कितना होगा भाई? 5 एकम 5, 5 3 15, और तो कॉमन कुछ कटेगा नहीं। 8 5 40 चाहते हैं, हमारा 120 आना चाहिए, आना चाहिए 120। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 500 रुपये है 17% की हानि पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो विक्रय मूल्य। अच्छा, 500 रुपये की वस्तु थी, 20% की कमी हो जाएगी तो ये वस्तु कितने की हुई? 400 रुपये की। अब कह रहा है यदि 17% की हानि हो तो इसका विक्रय मूल्य। 17% की हानि अगर हम करेंगे तो कितने पे बेचेंगे भाई? 83% पे बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे। 4 3 12, 4 8 32 और 1 33, 332 हो जाएगा, 332 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यू उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 4 दिनों में कुल काम का कितना परसेंट करेंगे? तो टी कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। यू कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका? एलसीएम 20, 20 से कम हो 10 दूनी, तो दोनों लोग मिलकर काम कितना करेंगे? 3। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा टी प्लस यू के द्वारा? 4 3 12 काम हो जाएगा। कितने प्रतिशत काम हुआ? 12 काम हुआ 20 में गुणे में 100, 20 25 100, ये परसेंटेज निकल के आ गया 60% हो गया। काम कितना हुआ भाई? 60% हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी को 30% के लाभ पर एक बोतल बेचता है। ए बी को 30% के लाभ पर, मतलब ए जो है बी को 30%, बी उसे सी को 20% की हानि करेगी। ए बी, ए के पास 100 रुपए की वस्तु थी, बी को उसने 130 में बेच दी, और बी उसको 20% की हानि पर बेचता है, मतलब 130 की वैल्यू जो थी 80% पे बेचता है, तो 104 में बेचता है। सी बोतल के लिए 3744 रुपये पे करता है, तो 104 की वैल्यू कितनी है भाई? 3744। क्या ज्ञात करना है आपको? ए ने बोतल का कितना भुगतान किया था? क्रय मूल्य क्या था? 100, 100 की वैल्यू निकालनी है ना। 104 से इसको डिवाइड कर दें और डबल जीरो बढ़ा दें, कितनी बार जाएगा? 3 चौके 12, मतलब 312। कितना बचा? 2 6, 6 चौके 24, 36 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा था? 36, 36 डबल जीरो 36, कितना हो जाएगा भाई? 3600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
एक 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 17 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल। देखिए पहले इसकी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करेंगे। तो 442 मीटर की दूरी थी, टाइम लगा उसको 13 सेकंड। तो स्पीड कितनी हो गई भाई? 442 बटे में 13, 13 तिया 39, 13 चौके 52, बिल्कुल 13 तिया 39, 13 चौके 52 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है उसकी। 17 सेकंड कब लगते हैं? जब उतनी ही रेलगाड़ी की दूरी, मतलब उसी दूरी की रेलगाड़ी, मतलब उसी लंबाई की रेलगाड़ी तो कितनी हो गई भाई? 884 मीटर की दूरी हो गई और टाइम लग रहा है 17 सेकेंड। और दोनों की गति, सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी? 884 बटे में 17, 17 पचे 85 और कितना बचा? 3, 17 दूनी 34 मीटर पर सेकेंड। ये उन दोनों की योगफल है, ये इन दोनों की स्पीडों का योगफल है। तो एक की 34 है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? तो 52 से 34 घटा देंगे, 12 से 4 गया 8, 4 18, 18 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 8 संख्याओं का औसत 47 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 53 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 55 है। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से क्रमशः 7 और 10 कम है तो 8वीं संख्या कम है। 8 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 47। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा भाई? 8 सती 56, 8 चौके 32 और 5 37, 376 हो गया। अब कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 53 है, तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, 159 हो गया। और अगली 2 संख्याओं का औसत 55 है, तो मतलब 110, 269 हो गया इन 5 संख्याओं का औसत। तो मैं कहूंगा अगर मैं 5 संख्याओं का औसत घटा दूं तो लास्ट की जो 3 संख्या है, 16 से 9 गया, 9 7 16 होता है, 0 107 कितना है? ये 3 संख्याओं का, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कौन कौन सी भाई? छठी, 7वीं, 6th, 7th और 8th, इनका योगफल कितना है? 107। कह रहा है छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से 7 और 10 कम है, तो मैं मानूंगा इसको x मान लूंगा। तो ये 7 कम है तो x माइनस, x प्लस 7 हो जाएगा, x प्लस 10, क्योंकि इससे कम है ना तो ये प्लस में होंगी। तो इन तीनों का योगफल कितना है भाई? 3x प्लस 17 बराबर में कितना है? 107। तो 3x बराबर में कितना हो गया? 90। तो x बराबर में कितना हो गया? 30। x बराबर कितना हो गया भाई? ये 30 हो गया, ये 37 हो गया और ये आपका 40 हो गया। क्या पूछा है आपसे? 8वीं संख्या का मान। 8वीं संख्या कितनी हो गई भाई? 40 हो गई। वैसे तीनों संख्या हमारी 6 7 8 सभी निकल के आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दीपक अपनी मेज का क्रय मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मतलब सीपी 100 था, एमपी कितना कर दिया? 150, और वह कुछ छूट देता, 10% का लाभ भी पाता। मतलब एसपी 10% लाभ कितने सीपी पाएगा? मतलब 110 रुपए में उसने वस्तु को बेच दिया। कितनी छूट दी? यहाँ पर देखिए 40 की छूट दी, किस पे? 150 पे, गुणे में 100, 50 दिए 50 दो, 80 बटे में 3, 3 दूनी 6, 6 18, 26.67, 26.67। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याएं 6 5 के अनुपात में है, उनका योगफल कितना है? 22 है। 6 5 का मतलब 11, 11 बराबर में कितना दे रखा है? 22। तो 1 बराबर में कितना? 2 हो गया। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी और 5 दूनी 10 हो जाएंगी। ये हमारी संख्या निकल के आ गई। क्या पूछा है? दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब 144 और 100, इनका योग पूछा था। 244 कितना आ जाएगा? 244 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मोहन और अमन और सोहन मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि मोहन अमन से 3 गुना तेज। मोहन जो है अमन से 3 गुना तेज है, अमन सोहन से 2 गुना, अमन सोहन से 2 गुना तेज है, क्लियर। और मोहन अमन से 3 गुना तेज है, मतलब ये 6 हो गया। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी हो गई भाई? 6 2 8 और 1 9, और 9 कैपेसिटी, और सभी लोग मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया ना। और काम किस पे करवाना है? सोहन कितना करता है? 1, तो 18 नेमा कितना हो जाएगा भाई? तो 62 होता ना, 18 8 144 होता, पहाड़े भी कंफ्यूज। 18 नेमा 162, कितना टाइम लगेगा भाई सोहन को?
162। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी थे 24 कम अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर परसेंटेज में कितना कम मिल रहा है? 20%। अंकों में कितना बता रहे हैं? 24। कुल अंक अधिकतम कितने होते हैं? 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। 24 गुणे में 100 बटे में 20, 20 पंचे 100, 24 पंचे 100। कितने अधिकतम अंक कितने थे भाई? 120 थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। एक अंगूठी 10%, 20%, 30% की क्रमिक छूट पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य कितना था? 20,000 ना। 10% की छूट दी है तो भाई 90 बटे में 100 बचा। 20% की छूट दी है तो 80 बटे में 100, 30% के 70 बटे में, यही तो। 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इनका गुणा किसका करना है? 2 गुणे 90 गुणे 8 गुणे 7। अब देखिए, या तो आप इसका मल्टीपल करें या तो आप ट्रिक लगाएं। कौन सा ट्रिक? पहला तो लास्ट में केवल एक ही जीरो बनेगा, तो एक जीरो लास्ट में ना तो इसमें है ना तो इसमें, कट हो गए। उसके बाद में हमें अब इसमें और इसमें से एक आंसर सही है। कौन सा नियम लगाएं ताकि पता चल जाए? 9 के विभाज्यता का नियम। भाई 90 है तो 9 से कटनी चाहिए, संख्या कटनी चाहिए कि नहीं? तो 1 और 2 कितना होता है? 3 से ये कट रही है ना कि 9 से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा गलत जवाब। 8 और 1 9 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिना मल्टीपल किए हम ऐसे जवाब दें। क्लियर? अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 80,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर और साधारण ब्याज के बीच अंतर 288 है। क्या फार्मूला? तो डिफरेंस बराबर में होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपान 100 का स्क्वायर, यदि 2 वर्ष का है। तो डिफरेंस कितना है भाई? 288। प्रिंसिपल कितना है? रेट का स्क्वायर और बटे में 100 का स्क्वायर मतलब 10। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 8 से काटेंगे, 8 3 24, 8 6 48। इस पार आ गया 36, इस पार हो गया आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा भाई? 6। कितना हो जाएगा? 6%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्व करना है इसको। अब देखिए 13 है, 216 डिवाइड 3 ऑफ 24 दूना 48, 2 बचा, गुणे में 42 से कितना बचा? 4 बचा। देखिए यहाँ पर पहले ऑफ को सॉल्व करें। 13 216 डिवाइड बाई 3 और गुणे में 8 था। 3 अठे 4 दूनी 8, 8 3 24। अब 24 से 216 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाना चाहिए भाई, बिल्कुल कटना चाहिए। 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 सत्ती 56, 3 नेम 27, कितना आएगा? 9 आएगा। 13 गुणे 9, 13 नेमा 117 होता है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 0.516 के ऊपर बार लगा है, तो इसको कैसे हम भिन्न में परिवर्तित करना है? क्या है भाई? क्या है? 0.516। अब इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना है? जो संख्या है पॉइंट के बाद जितनी है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और माइनस कर देंगे जितने के ऊपर बार नहीं लगा। किसके ऊपर? 51 के ऊपर बार नहीं लगा, 51 बटे में कितने के ऊपर बार लगा है? 1 के ऊपर, तो 1 बार 9 लिखेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 6 से 1 गया 5, 11 से 5 गया 6, 465 बटे में 9। 5 से कटेगा 18 पंचे 90, 5 ने 45, 5 3 15। अब 3 से कटेगा 3 18, 3 3 9, 3 1 3, कितना बचा भाई? 31 बटे में 60। कितना आ गया? 31 बटे 60। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर एल प्लस आर। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का।
शंकु में आपको क्या क्या गिवन में दे रखा है भाई? यही तो शंकु होता है। त्रिज्या कितनी है? 24, ऊंचाई है आपकी 10। तो आपको ये निकालनी है एल, क्योंकि एल आपको दिया। तो एल कितना होगा भाई? 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब 400, 500, 576, 676 किसका होता है भाई? 26 का होता है। तो ये हो गया आपका 26। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया आपका, आर कितनी है? 24, और यल प्लस आर का मतलब 24 + 26, 2200 गुणे में 24 गुणे में 50/7। 50 और 24 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1200/7। इनका मल्टीपल करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 25 26, 26,400/7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 7 3 21, कितना बचा? 5। 7 7 49, कितना बचा? 5। 7 7 49, कितना बचा आपका? 1। 7 एकम 7, और कितना बचा? 3। 7 चौके 28, 2, और 7 दूनी 14, तो 3771.42, 3771.42 मतलब 43। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर? आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके। सो दोस्तों आइए अब हम जीएस के पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका जो एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम है वो आपका बेंगलुरु शहर में पड़ता है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर जो 19 है, तो वो आपके पुराने करंट अफेयर के हैं, तो इसलिए मैंने उनकी जगह पे आपके 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन 2024 के रखे हैं, लेकिन वो मैं इंड में करवाऊंगा, मतलब लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगर मुंबई में पूछा जाए कि मुंबई में जो है कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है, तो वानखेड़े, कौन सा है? वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में है। जो कोलकाता में है वो है आपका ईडन गार्डन, ईडन जो गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है वो आपका कोलकाता में है। जो आपका दिल्ली में है, तो दिल्ली में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम है फिरोज शाह क्रिकेट स्टेडियम। फिरोज शाह, कोटला भी लगता है बाद में, लेकिन मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। ये इसका पुराना नाम है, लेकिन वहीं इसका नया नाम है अरुण, क्या नाम है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, अगर पूछा जाए, कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता भी है कि जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान था, या जो मैदान था वो किसने बनवाया था, तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, बेंगलुरु में अभी हम देख चुके हैं कौन सा क्रिकेट स्टेडियम में है, तो बेंगलुरु में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम है एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम। वहीं अगर आपसे चेन्नई का पूछे, किसका पूछे भाई? अगर आपसे जो है चेन्नई का पूछे तो क्या बताओगे? तो चेन्नई का बताओगे चिन्नास्वामी पी चिदम्बरम। क्या नाम है? इसी की तरह नाम है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पी चिदम्बरम जो है ये कहाँ का है? तो ये आपका जो है चेन्नई का है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर चिन्नास्वामी आए तो आपका बेंगलुरु होगा, अगर पी चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम पूछे तो आपका कहाँ होगा? चेन्नई होगा। वहीं अगर पूछे विश्व का अथवा भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछे तो कहाँ बताओगे? अहमदाबाद में। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हमारे जो पीएम है उनके नाम पे है, मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, क्या इतनी सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं है? आप अगर क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा जो 2023 में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था वो आपका अहमदाबाद में ही हुआ था।
और दुर्भाग्यवश भारत इसमें जो है हार जाता है फाइनल मैच। ठीक है, तो इतनी चीजें क्वेश्चन नंबर 2 से हमें जो है ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? ऑप्शन ए है 2.8%, ऑप्शन बी है 2.4% एंड ऑप्शन सी है 4.2%, ऑप्शन डी है 3.9%। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी 2.4%। आइए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कितने विश्व के क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2.4%। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट और डाटा देख लेते हैं। अगर पूछे कि भाई भारत का जो भी क्षेत्रफल है, भारत का जो भी क्षेत्रफल है तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। हालांकि अब ये बढ़ सकता है। आप अगर नई रिपोर्ट पढ़ोगे तो 200 की जगह पे ये बढ़ चुका है, लास्ट के अंक में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और अगर पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो अगर भारत का मैदानी क्षेत्रफल पूछ ले, भारत का मैदानी क्षेत्रफल कितना है भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो बताओगे लगभग में 42% जो है वो मैदानी भाग है भारत में, भारत के क्षेत्रफल का। अगर पूछे कि भारत में जितने वन पाए जाते हैं, भारत में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, कौन से वन? नहीं भाई, मैंग्रोव वन। ठीक है ना, मैंग्रोव वन। तो उसका जो है सबसे ज्यादा हिस्सा किस राज्य में? तो बताओगे वेस्ट बंगाल में। और कितना? लगभग में 42% के आसपास भारत में जो भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो आपके पश्चिम बंगाल में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आपने पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का नाम जरूर ही सुना होगा। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है, सुंदरबन डेल्टा है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा एरिया है और इसी के नाम पे जो है टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और जो सुंदरबन डेल्टा है ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों के द्वारा बनाया जाता है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र 2 नदियों के द्वारा जो है आपका ये डेल्टा बनाया जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है ना, तो ये भी बात यहां से जो है ध्यान में रखनी है। एक चीज और, अब जो है आपकी जो नई वो होती है, नई वन रिपोर्ट होती है, वन रिपोर्ट 2023 की, तो वो आपकी आ चुकी है। ठीक है ना, तो उसके अनुसार अगर पूछे भारत में वनावरण कितना है, तो बताओगे 21.71%। हालांकि उस पर हम अलग से सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आप ये डाटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको ध्यान में हमें रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश है में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। कह रहा है कब किया था भाई? तो ऑप्शन ए है, कह रहा 2019 में, ऑप्शन बी है 2018 में, ऑप्शन सी है 2022 में एंड ऑप्शन डी है 2014 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2019 में प्रधानमंत्री जी ने भारत में जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई जल जीवन मिशन है क्या। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में की गई। ठीक है ना, तो कब प्रारंभ किया गया? 2019 में प्रारंभ किया गया। इसमें यह पूछा जा सकता है कि भाई कब तक, तो इसका जो उद्देश्य था, जो मेन टारगेट था, लक्ष्य था, वो ये था कि 2024 तक भारत की जो ग्रामीण जो लोग हैं, तो वहां पर 100 में 100% जल कनेक्शन देना, जल कनेक्शन देना, प्रोवाइड करना। और कितना लीटर? तो पर पर्सन का मतलब है पर
व्यक्ति 55 लीटर के अनुसार, ये 55 लीटर आपका इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि भाई 2024 में भारत में जितने भी गांव हैं, हर गांव में और हर गांव के हर घर में जो है जल कनेक्शन उन्हें दिया जाएगा और पर व्यक्ति के अनुसार 55 लीटर उन्हें पानी भी दिया जाएगा। ये काम आपके गांव में भी चल रहा होगा। पानी की जो टंकी है, जो कनेक्शन है वो लग रहे होंगे, तो वो इसी के तहत लग रहे हैं। उसका टारगेट था 2024 में हमें 100% जो है इसमें क्या करना, अचीव करना है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ जल जीवन मिशन है तो इसमें 100% का टारगेट प्राप्त करने वाला राज्य कौन कौन से? तो आपका गोवा है। कौन सा है भैया? गोवा है, आपका तेलंगाना है। ये क्वेश्चन कठिन बना तो बन सकता है यहाँ से। गोवा है, तेलंगाना है, आपका अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार है। दमन एवं द्वीप है, दमन एवं द्वीप है, ठीक है ना, दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार है। तो ये जो राज्य हैं और यूटीज हैं, तो इन्होंने 100% इसका जो टारगेट होता है वो अचीव कर लिया है, ठीक है। कुछ और जान लेते हैं 2019 में और कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई। तो इसी की तरह जल जीवन मिशन की तरह अटल भूजल योजना भी, अटल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अटल भूजल योजना जो है या मिशन कह सकते हो, तो वो भी आपका 2019 में ही शुरू किया गया। और जान लीजिए 2019 में कौन कौन सी योजना शुरू की गई। तो जो पैसे आते हैं 2000, क्या उसे बोलते हैं भाई? उसका नाम क्या है भाई? मैं नाम भूल रहा हूं थोड़ा सा। पीएम श्री योजना, नहीं, मानधन योजना करके इस तरीके से आप लोग देख लेना कुछ, मानधन योजना, ठीक है ना। पीएम निधि, शॉर्ट में इसे पीएम निधि भी बोल देते हैं, तो इस तरीके से। तो ये 2019 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, ठीक है ना। कुछ 2014 की देख लेते हैं क्योंकि 2014 की इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी 2014 में जो है योजनाएं शुरू की गई हैं। तो एक तो जो 2 अक्टूबर, कब? तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है आपकी एक योजना शुरू की जाती है गांधी जी की जयंती के अवसर पर, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये भी जो है आपकी कब शुरू की जाती है? 2014 में। और इस 2014 में आपकी पीएम जन धन योजना, पीएम जन धन योजना भी आपकी कब शुरू की जाती है? तो 2014 में शुरू की जाती है। एक योजना और शुरू की जाती है 2014 में, सांसद आदर्श योजना। तो ये भी जो है योजना आपकी शुरू की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि भाई जो सांसद होते हैं तो उन्हें एक वर्ष में 5 CR रुपए, CR का मतलब है करोड़, 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। उनसे बोला जाता है कि आप किसी भी अपने क्षेत्र में जहां से वो सांसद नियुक्त हुए हैं तो वहां से आपको क्या करना है? 5 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट करना है। जो आधारभूत अवसंरचनाएं होती हैं, जैसे रोड है, पुल है, पानी की व्यवस्था है, लाइट्स है, तो इन पे उन्हें पैसे दिए जाते हैं। बोला जाता है भाई 5 करोड़ रुपए जो है आप खर्च करिए 1 साल के अंदर, ठीक है। तो क्या बातें क्लियर हुई हैं? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तेरा कौन सा विकल्प बलूनिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बाइपोलर विकार, ऑप्शन बी है खाने संबंधी विकार, ऑप्शन सी है तंत्रिका विकार संबंधी विकार, ऑप्शन डी है चिंता संबंधी विकार। विकार का मतलब यहाँ पे क्या होता है? विकार का मतलब रोग ही होता है, ठीक है ना। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, खाने संबंधी जो विकार होता है। असल में जो व्यक्ति बलीमिया या बलूमिया भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है, अगर उसे ये बीमारी है तो वो खाता बहुत है। क्या खाता है? मतलब खाना जो है वो बहुत ज्यादा खाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बलूमिया। इसी प्रकार से एक मिलता जुलता और है आपका एनीमिया, इनीमिया, ये भी आपने जो है सुना होगा, है ना। इनीमिया सुना है कि नहीं सुना है भाई? इनीमिया आपने जो है सुना होगा। तो इनीमिया क्या है? जो रक्त की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? रक्त की जो कमी हो जाती है, या कई लोग इसे ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं, तो वही चीज होती है आपकी एनीमिया। इससे मिलता जुलता एक और है एन्सेमानिया, एन्सेमानिया भी एक रोग होता है।
तो एंसेमानिया का मतलब होता है अनिद्रा। क्या मतलब होता है? अनिद्रा। अनिद्रा का मतलब होता है जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिनकी एज काफी ज्यादा हो जाती है, 45 साल 55 साल, आपने भी देखे होंगे, आपके फैमिली में भी हो सकता है कोई रहता हो जिसे नींद ना आती हो, तो वो एंसेमानिया से जो है आपका क्या रहता है? पीड़ित रहता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? अगर आप उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, क्योंकि इस फेस्टिवल का हम सामना करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सामना करते हैं, और हमारे सबसे बड़े त्योहारों में इसकी जो है गिनती की जाती है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा जन्माष्टमी, ऑप्शन बी कह रहा दशहरा, ऑप्शन सी कह रहा होली, एंड ऑप्शन डी कह रहा दिवाली। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिवाली। भाई दिवाली पर ही तो हम ऐसा करते हैं, एक तरफ हम देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि भाई घर में जो है हमारे पैसे आए, लक्ष्मी आए, और एक तरफ भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समझाना है नहीं, इस क्वेश्चन में समझाऊंगा ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिस्ट्री से है, कह रहा है डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। कह रहा उस यात्री का नाम बताइए, वो कौन सा यात्री है? हुएनसांग है, कालसेंग है, ईजिन है, या फाहियान है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। इसका राइट जवाब क्या होगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था वो आपका हुएनसांग था। क्या था? हुएनसांग। 2 यात्रियों के बारे में आपने जरूर ही पढ़ा होगा, एक तो हुएनसांग और एक आपका फाहियान। ठीक है, तो कुछ हुएनसांग के बारे में जान लेते हैं। हुएनसांग पहली बात तो भाई हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन था उसके दरबार में आता है लगभग में 7वीं शताब्दी, लगभग में कब आता है? 7वीं शताब्दी में ये जो है हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग आता है। ठीक है, और इसे ही राजकुमार, इसे क्या कहा जाता है? सॉरी पूरा लिखिए, राजकुमारों, यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, इसे ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने जो है भारत के नालंदा जो विश्वविद्यालय होता है वहां पर ये रुकता है और अध्ययन भी करता है, स्टडी भी करता है, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, ये उस समय का बहुत ज्यादा फेमस विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, इसने एक किताब भी लिखी है CU की, नाम ध्यान रखना, CU की, नाम भी बहुत पूछता किताब का नाम। ठीक है, और है क्या ये? तो यात्रा वृतांत है। क्या है? यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत क्या होता है? जब हम कहीं की यात्रा करते हैं और उसके बारे में जो घटनाएं घटित होती हैं या अपना अनुभव जब हम शेयर करते हैं किसी यात्रा का, तो उसी को बोल देते हैं यात्रा वृतांत। तो ये किताब जो है वो यात्रा वृतांत है। ठीक है, वहीं फाहियान के बारे में भी भाई जान लो। फाहियान जो है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 आपको जो है चीनी यात्री पढ़ने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाहियान किसके दरबार में आता है? तो ये आता है आपका चंद्र, इसमें कंफ्यूजन भी होता है दोनों में, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, या जिसे हम विक्रमादित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य, क्योंकि इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में जो है ये आता है फाहियान। ठीक है ना, और ये कौन सी किताब लिखता है? तो ये लिखता है फो क्यू की, ये जो किताब लिखता है वो लिखता है फो क्यू की। ठीक है ना, एक चीज और जान लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है कि भाई बताओ ये चीनी यात्री आए उनका सही क्रम क्या है? तो उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है। फांसी, क्या बना रखी है? फांसी हुई। ठीक है ना, फांसी हुई। तो फा से सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आपका जो आता है वो फाहियान आता है। ठीक है ना, फिर सा से कौन आता है भाई? हा से हुएनसांग आता है, और ई से आपका इत्सिंग आता है। मुझे सा से यहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा यात्री आता है, शायद सा से मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है ना, तो इनका नाम ध्यान रखना, फाहियान, हा से हुएनसांग और ई से क्या? इत्सिंग। सारे के सारे आपके चीनी यात्री थे, और ये सबसे पहले जो है आपका फाहियान आता है। ठीक है ना, कुछ हर्षवर्धन के बारे में भी आप जान लीजिए। हर्षवर्धन के बारे में, तो ये जो है लगभग में 7वीं शताब्दी का
भारत में राजा था, राजकुमार था। और जो वर्धन वंश आपका होता है, वर्धन वंश, तो वर्धन वंश से ये संबंध रखता था। इसकी राजधानी जो थी कन्नौज थी। क्या थी? इसकी राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। ठीक है, और इसके बारे में जान सकते हो। हाँ, इसी के दरबार में जो बाणभट्ट था, बाणभट्ट जो इतिहासकार था वो रहता था। बाणभट्ट जो है इसी के दरबार में रहता था, और बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन की जो जीवनी होती है, जो बायोग्राफी होती है, वो लिखी है। उसका नाम है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन में जरूर हर्षवर्धन को देगा, क्योंकि ये जीवनी है। जीवनी सदैव दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, तो उसके दरबार में जो बाणभट्ट था वो लिखता है हर्षचरित्र। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, पूछा जाता है कि भाई हर्षवर्धन ने फिर कौन कौन से नाटक या किताब लिखे, तो उन्होंने 3 नाटक लिखे हर्षवर्धन ने। कौन कौन से? एक तो है नागानंद है आपका, रत्नावली है, नागानंद के बाद में रत्नावली है, और एक किताब कोई और है, शायद मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। नागानंद, रत्नावली, लास्ट में प्रिया लगता है। ठीक है, मैं कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए सॉरी चाहता हूं, आप देख लेना। ठीक है, तो इतनी जानकारी जो है इस क्वेश्चन से हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है? व्यवहारिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पाइपलाइन का, केबल का, ऑप्शन सी हवाई जहाज का, या ऑप्शन डी बस का। तो भाई ना तो ये होगा, केबल से आप क्या करोगे भाई? केबल से क्या, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होती है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, गलत हो गया। हवाई जहाज से नहीं, बहुत रिस्की काम होगा भाई हवाई जहाज से भेजना, क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों ही ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो खतरे से खाली नहीं होगा। फिर कह रहा है बस, भाई बस में कैसे भेजोगे? पाइपलाइन। अब जो माध्यम चला है वो पाइपलाइन है। भारत ने कई देशों के साथ में जो पेट्रोलियम होती है या जो गैस होता है उसका आदान प्रदान करने के लिए लाइन बिछाई है। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में भी एक लाइन बिछाई गई है। 2023 की न्यूज थी, इसकी लंबाई लगभग में 129 किलोमीटर है। भारत और नेपाल के बीच में भी ऐसी लाइन बिछाई गई है। तो ऑप्शन इसका एक जो है क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया? डायरेक्ट हमारी शॉर्ट वीडियो से ये क्वेश्चन है। कह रहा 1848 में, या 1850 में, या 1854 में, या 1852 में। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1854 में। आइए थोड़ा लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भारत में होता है वो 1848 से 1854 के मध्य जो है होता है। भारत में पहली जो पहली ट्रेन है वो यही चलाता है, मुंबई से ठाणे के बीच, और लगभग में 34 किलोमीटर की दूरी से जो है पहली बार तय की जाती है। ठीक है ना। और जो ट्रेन पटरी का बिछाने का काम करता है, या जो कंपनी होती है जो ट्रेन को चलाती है, उसका नाम होता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, क्या नाम होता है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ओके, लॉर्ड डलहौजी भारत में सुधार से संबंधित भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि जो तार व्यवस्था होती है, कैसी तार व्यवस्था, जो कि एक संचार का माध्यम थी। तार व्यवस्था का मतलब है बातचीत करना, टेलीफोन जो जिसे हम नहीं बोलते हैं, तो वही चीज है तार व्यवस्था। डाक व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? डाक व्यवस्था। तो इसको भी भारत में जो है ये चलाता है, और भी कई सामाजिक काम जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में किए जाते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा विलय नीति के बारे में जान लो। तो जो विलय नीति, या जिसे हम बोल देते हैं राज्य हड़पने की नीति, नाम एक ही है, राज्य हड़पने की नीति, या जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये तीनों नाम इसके। ये जो है भारत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा
मैं 1900 कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, 1848 में लाई गई। और इस नीति के तहत क्या किया गया, जो राज्य थे, ठीक है ना, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उन्हें विलय कर लिया गया। जैसे कि जो सबसे पहला, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे पहला साम्राज्य कह सकते हो या राज्य या रियासत कह सकते हो जो विलय की गई थी, वो आपकी सतारा थी। कौन सी थी? सतारा। और कब की गई? तो 1848 में सबसे पहले थी, तो 1848 में विलय की जाएगी, इस कॉमन सी बात है। इस पे मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है। जा से है जैतपुर, जैतपुर, और फिर सा से है संभल। तो ये दोनों को कब विलय किया जाता है? तो एक वर्ष के बाद में 1849 में इन दोनों को विलय कर लिया जाता है। फिर ऐसे ही ऐसे जब झांसी वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रानी झांसी के बारे में हम सभी ने पढ़ा होगा, ये जो है 1854 में विलय की जाती है। उसके बाद में जो सबसे लास्ट में आता है, तो लास्ट वाला नाम भाई इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। सबसे लास्ट में जो आता है वो आपका आता है अवध। कब? तो 1856 में इसका विलय कर लिया जाता है। तो क्या बातें क्लियर हुई है? वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश है का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था होगी। उसका नाम क्या है? बहुत कॉमन वाली बात है, और अगर हम गांव में रहते हैं तो हमसे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव की ही बात कर रहा है। और इस शब्द को हम कई बार सुनते भी होंगे, हमारे गांव में भी ऐसी संस्थाएं होंगी। कह रहा म्यूनिसिपल कमेटी नहीं भाई, शहरों में होती है, शहरों में होती है, जबकि वो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है मेरे भाई। तो शहरों में कहां से हो जाएगा आंसर? ग्राम सभा। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन फिर वो आगे अनुच्छेद भी तो दे रहा है 243 का। नगर निगम, भाई आप बताइए, आप शहर जाते होंगे तो वहां पे नगर निगम का जो है बोर्ड आपको लगा हुआ दिखता होगा। गांव में तो ये नहीं लगे होते हैं ना, वैसे तो कट गया। पंचायत, तो इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसका आंसर आएगा जो डी आएगा। 243 खा में जो चीज है वो पंचायत के बारे में बताया गया, ठीक है ना। पंचायत के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पंचायत, ठीक है ना। अगर पूछे कि जो है कौन सा डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत के बारे में बताता है, प्रावधान करता है, और राज्यों को कहता है कि भाई आप अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में पंचायतों का गठन करेंगे, उनके लिए आप आवश्यक कदम उठाएंगे। तो अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद है आपका 40। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद आपका 40 है। वहीं अगर 243 खा पूछे तब भी आपका किसके बारे में? पंचायत के। अगर पूछे भाग, किस भाग में है पंचायत का वर्णन, तो भैया बताओगे। अब मैंने इसको बताया भी था, आप इसे तोड़ लो। पंचायत का मतलब 5 और 4 का मतलब 4। तो जब हमने तोड़ा है इन्हें तो कितने निकले? 5 और 4 कितने होते हैं? 9। तो भाग 9 में। लेकिन अगर अनुसूची पूछे, क्या पूछे? अनुसूची पूछे तो 9 नहीं, तो आपको बताना है 11। क्या बातें क्लियर हुई हैं? एक चीज और पूछा जाता है कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं तो उनमें उम्मीदवार की एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर एज होनी चाहिए। पूछा जाता है कि इसमें जो मतदाता मत करेंगे, जो मतदाता होते हैं वो मत करेंगे, तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है। क्या बातें क्लियर हुई है? एक और ध्यान रखिए, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया, तो उसमें जो है हमारी जो पंचायत है उसको मजबूत किया गया और संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। कब? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो हमारी पंचायत है उन्हें हमने स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया, क्योंकि उन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत अथवा कब? तो 73 ध्यान रखना है और 1992 हमें जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या बातें क्लियर हो रही है? उम्मीद है कि एक एक चीज मैं समझा पा रहा हूं, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और अधिक से अधिक
अधिक शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है फास्फोरस से। भाई फास्फोरस से बर्तन बनेगा? हाँ, फास्फोरस हो सकता है, थोड़ा बहुत यूज किया जाता हो, लगाया जाता हो साफ वाफ करने के लिए। तांबा, कार्बन, लोहा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। ठीक है ना, इसका प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर आपके घर में तांबे का बर्तन हो तो उसे जो है इस तरीके से, जहां पे ठंडी हवा चल रही हो, नम युक्त हवा, जैसे बारिश हुई हो, थोड़ी देर के लिए रख के देख लेना, तो उसमें जो हरे रंग की कुछ जो है मतलब कोई चीज ऐसे जम जाएगी, तो वही कह रहा है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? सोनल मानसिंह, अनुराधा पांडे, ऑप्शन सी पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोनल मानसिंह। क्या नाम होगा? सोनल मानसिंह इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है देखो, सबसे कम आयु, सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा, तो ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन पे जब भी आप जीएस पढ़ते हैं तो इन पे थोड़ा सा फोकस करके पढ़ें। ठीक है ना, और ये भी जान लो कि सोनल मानसिंह है, ये भारतनाट्यम और जो उड़ीसी डांस है, जो उड़ीसी डांस है या ओडिसी डांस है, उससे संबंध रखते हैं। जो इन्हें पुरस्कार दिया गया था वो उड़ीसी डांस के योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है ना, ये एक गुरु है, मतलब डांस जो है सिखाते हैं, टीचर है, कोच है, कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कील नहर, स्वेज नहर या पनामा नहर या बोलगा डॉन नहर? जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है तो वहां से क्वेश्चन आया है, क्योंकि 2023 में ये जो न्यूज थी इस नहर के बारे में काफी ज्यादा मतलब न्यूज वायरल हो गई थी, इसलिए। तो अटलांटिक महासागर कह रहा है और प्रशांत महासागर कह रहा है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? पनामा नहर। पनामा नहर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आइए भाई। जो पनामा नहर है वो दो सागरों को आपस में जोड़ती है। एक तो आपका जो है मतलब नहर के जो पूरब में पड़ता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक क्या पड़ता है? अटलांटिक महासागर। और जो पश्चिम में है तो पश्चिम में है आपका प्रशांत महासागर। तो इसे जो है आपस में ये जोड़ती है। हालांकि इसकी लंबाई ज्यादा नहीं, आप लंबाई एक बार देख लेना, 200 से कम ही है, 111 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है लंबाई है पनामा नहर की। ठीक है ना, वही कील नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। कील नहर जो है आपकी जर्मनी में है। कहाँ है भाई? जर्मनी में है। और किसे किसे जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को जो बाल्टिक सागर है, जो क्या है, जो बाल्टिक सागर है, तो उसे आपस में जोड़ती है। थोड़ा स्वेज नहर के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है आपकी जैसे मिस्र है, मेनली तो मिस्र में ये है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है सूडान में भी इसका पड़ता है। ठीक है ना, कुछ हिस्सा इसका कहाँ पड़ता है? सूडान में भी पड़ता है, लेकिन मेनली ये मिस्र है जिसे हम इजिप्ट बोल देते हैं। किस किस को जोड़ता है ये? तो स्वेज नहर जो है आपकी लाल सागर, इसे लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर है। वही जो बोलगा डॉन रिवर है, जो बोलगा डॉन आपकी नहर है, तो ये दो उनको जोड़ती है। एक तो बोलगा जो आपकी नदी है, बोलगा नदी है, और एक डॉन नदी है। ये दोनों नदी हैं। और बोलगा नदी जो है ये आपकी मेनली रूस, हालांकि बोलगा नदी तो कई देशों में बहती है, लेकिन मेनली आप रूस ध्यान रखें, इतना मतलब डीपली नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो है बोलगा नदी आपकी यूरोप, जो यूरोप महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, क्या है? सबसे लंबी नदी जो है आपकी वो कौन सी है? बोलगा नदी है। ठीक है ना, चलिए इतनी जानकारी यहाँ से हमें जो है, एक नहर और अच्छा ध्यान रखिए, फिर अगर हम नहर के बारे में पढ़ रहे हैं तो
सुनहर। कौन सी नहर है? सुनहर। ये किसको किसको जोड़ती है? आपने ग्रेट लेक के बारे में जरूर ही पढ़ा होगा, सुना होगा, जो यूएस और कनाडा के बीच में 5 झीलें जो पड़ती हैं जिन्हें हम ग्रेट लेक बोलते हैं, तो उसमें जो सुनहर है तो एक तो ह्यूरॉन, जो ह्यूरॉन झील है, ह्यूरॉन झील है, और उसको जोड़ती है सुपीरियर से। कौन सी? ह्यूरॉन से सुपीरियर को जो है ये नहर आपकी क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, नहर के बारे में क्या बातें क्लियर हुई हैं? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। बहुत थिंकिंग बेस पे क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकली है। धातु के लिए जाना जाता था, हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था, या मसाले के लिए जाना जाता था, या पुष्प के लिए जाना जाता था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपसे तभी होगा जब ये जो ऑप्शन में दिए गए ना, इनके मतलब आप जान ले। जैसे हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। हस्तशिल्प का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम हाथ के माध्यम से ही बना सकते हैं, उनके लिए कोई विशेष जो तकनीक होती है, जो मशीन होती है, उनका यूज नहीं होता है। जैसे कि कढ़ाई, जैसे कि क्या, जैसे कि मान लो कपड़े पे जो कढ़ाई होती है आपकी, उसके बाद में जो बुनाई होती है, जो बुनाई होती है, और भी ऐसे कई चीजें, जैसे आपने डलिया का नाम सुना होगा, डलिया है, टोकरी का नाम आपने सुना होगा, टोकरी है ना, टोकरी है। जो कच्ची मिट्टी के बर्तन हैं आपके, क्या है? कच्ची मिट्टी के जो क्या है आपके जो बर्तन हैं, तो इन सभी को हम किस में रखते हैं? हस्तशिल्प कला के तहत ही रखते हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे आपने गांव में सुना होगा बेना, या जिन्हें हम पंखा बोलते हैं भाई, ठीक है ना, पंखा। तो ये चीजें भी तो पहले हाथ से बनाई जाती थी, पहले मशीन थी नहीं। तो पहले भारत जो था इनके लिए जाना जाता था, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, जैसे ही हम आजाद हुए तो इनकी जगह जो है मशीनों ने ले ली, और जो कंपनियां थी मशीनों ने ले ली, जो कंपनियां थी वो जो है उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, तो मशीनों से काम होने लगा। जो हाथ से काम किया जाता था, हस्तशिल्प, तो वो जो है भारत का नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। खिलौना भी आपने देखा होगा, खिलौने जो है मशीन बनाती है, पहले हम लोग जो है हाथ से ही बना लिया करते थे। ठीक है, उसका जवाब क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, हस्तशिल्प उद्योगों के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग के रूप में किया जाता है। जैविक उर्वरक, अपशिष्ट पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, या फिर अजैविक उर्वरक? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक उर्वरक। आपको पता होगा जो हम गांव में जिसे हम बोल देते हैं घूरा, क्या बोलते हैं? घूरा। तो इसी को तो भाई जैविक बोलते हैं हम, जैविक खाद किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं जैविक खाद, ठीक है ना। तो इस चीज को जो है ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है आजकल इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम रासायनिक खाद, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, रासायनिक खाद समझ लीजिए, वो खाद होती है जो कि फैक्ट्री में बनाई जाती है, और बहुत ज्यादा इसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है। इसलिए अगर हम ये खाद खेतों में डालते हैं तो जो फसल होती है, क्रॉप होती है, तो उसके अंदर जो पौष्टिकता होती है तो वो आपकी कम हो जाती है। लेकिन इसके तहत जो है ऐसा नहीं, तो इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे जो है आपकी बढ़ रही है, ठीक है ना। वहीं रासायनिक खाद बता दिया, जैसे आपकी डीएपी हो गई, डीएपी हो गई, यूरिया हो गई, तो ये आपकी किसके तहत आते हैं? तो ये खादें जो है आपकी रासायनिक खाद जो है कहलाती है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? सन्निहित का मतलब है दिए गए हैं, समाहित हैं। ऑप्शन ए 2 में, ऑप्शन ए 1 में, ऑप्शन सी 3 में, या ऑप्शन डी 4 में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। जो हमारा भाग 1 है, तो 1 में क्या कहा गया है? भारत एवं उसके संघ। भारत क्या बताया गया है? भारत एवं उसके संघ, तो ये 1 में है। 2 में आपकी क्या बताई गई है? नागरिकता। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, तो एक बार रिकॉल चीजें हो जाएंगी। नागरिकता जो कि 6 से 11 तक दी गई है। तीसरे में आपके क्या दिए गए हैं? अधिकार, मौलिक, क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। जो मौलिक
अधिकार होते हैं वो दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हैं कितने, पहले भाई 7 थे, अब एक कम हो गया, तो अब कितने हो गए आपके 6 हो गए हैं। कौन कौन से हैं 6, एक बार ये भी जान लीजिए। तो पहला तो है समानता का अधिकार, कौन सा है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार। फिर है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आपका कौन सा पड़ेगा, फिर आपका पड़ेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आपके 23 और 24 है। फिर धार्मिक अधिकार हैं आपके, या धर्म से संबंधित कह सकते हो, धार्मिक अधिकार हैं, तो ये आपके 25 से 28 तक। फिर आपकी जो संस्कृति होती है या शिक्षा होती है, उससे संबंधित अधिकार हैं, तो वो आपके कहाँ से हैं, 29 और 30। फिर एक और बचा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 32। और जो अनुच्छेद एक चीज और ध्यान रखिए, जो भाग आपका 3 है, इसी को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया, मैग्ना कार्टा जो है इसी को कहा गया, ठीक है। और जो अनुच्छेद 32 है, तो इसी को जो भारतीय संविधान निर्माता थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने जो है भारतीय संविधान की आत्मा इसे कहा, क्या कहा, आत्मा एवं हृदय कहा था, इसकी जो है संज्ञा दी थी, ठीक है ना। तो क्या बातें क्लियर हुई हैं, पहले 7 जो थे मौलिक अधिकार, एक जो है आपका कम कर दिया गया, वो कौन सा था, तो वो संपत्ति का आपका अधिकार था, कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था। और ये आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। क्या क्लियर हुई है बातें। क्वेश्चन नंबर 17। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि उस सेट में हमने नहीं दिए थे, बाद में हम इन्हें करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने उसमें स्किप किया था, इसकी जगह पे मैंने दूसरा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो इंक्लूड किया है। भारत के वर्तमान जनवरी 2025 में NSA, इसका मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, शशिकांत है, अजीत डोभाल है, संजीव खन्ना है, या फिर राजीव कुमार है। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल है भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। शक्तिकांत दास भारत के जो पुराने गवर्नर है, पुराने का मतलब नए संजय मल्होत्रा जी हैं, इससे पहले के जो थे वो आपके शक्तिकांत दास थे। जो संजीव खन्ना है ये भारत में नए 2024 नवंबर में जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, 51वें भारत के CGI हैं। जो राजीव कुमार हैं ये भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन या कमीशन कह सकते हो, ये जो चुनाव आयोग होता है उसके प्रमुख हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी वाला, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 मैंने स्किप करवाया था, उसे देखिए। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, या फिर मनसुख मंडाविया। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया भारत के नए का मतलब है जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें जो नई कैबिनेट का गठन किया गया, तो उसके अनुसार मनसुख मंडाविया इसका क्या होगा, राइट जवाब हो जाएगा। जो किरण रिजिजू हैं वो क्या है अपने, वो न्याय मंत्री हैं, न्याय मंत्री या कह सकते हो कानून मंत्री, क्या है, कानून मंत्री हैं। जो अनुराग ठाकुर हैं वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, क्या है, खाद्य प्रसंस्करण, जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं वो ये हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, जो भारत में विमान सेवा होती है, नागरिक उड्डयन विमान सेवा, या जिसे पूरा नाम लोगे तो आएगा उड़ान, इस तरीके से कुछ आता है, तो उसके ये मंत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि मैंने छुड़वाया था, PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या फिर खो खो। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। इन्होंने जो है 2024 में संन्यास लेने की घोषणा की है, अनाउंस किया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू। क्योंकि ये पुराना है ना, तो क्योंकि अब तो 2025 चल रहा है, तो उसके अनुसार मैं कराऊंगा।
कह रहा क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर कबड्डी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लक्ष्य सेन है वो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब हिंदी के पोर्शन को देखते हैं फटाफट से भाई। कौन सा वाक्य के संज्ञा के प्रयोग के दृष्टि से शुद्ध है? जो सही है उसे फाइंड आउट करना है। रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, भाई गलत हो गया, जैसे ही हमने कहा तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अग्रज मीन्स ही होता है जो बड़ा भाई होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। यहाँ पे वो अग्रज भी दे रहा है और प्लस जो है बड़ा भाई भी दे रहा है, तो एक चीज को या एक बात को हम एक ही बार कहेंगे, उसके लिए हम एक ही वर्ड का यूज करेंगे, ना कि दो दो वर्ड का यूज करेंगे। रघुवीर मेरा अग्रज है, थोड़ा और आगे भी चलते हैं, आगे देखते हैं। रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, भाई विलोम दे रहा है, अग्रज मीन्स होता है बड़ा, यहाँ पे बड़ा दे रहा हो, कह रहा है छोटा भाई। ऐसा हो सकता है आपका भाई आपसे बड़ा भी हो, आपसे छोटा भी हो, या तो भाई आपसे बड़ा होगा या आपसे छोटा होगा, इतना ही तो हो सकता, तो ये भी गलत। रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, तो यहां पर भी क्या आ गया भाई? यहाँ पे क्या? रघुवीर मेरा अग्रज है। अग्रज मीन्स ही होता है बड़ा भाई, है ना, तो यहाँ पे खाली भाई क्यों दे रहा है भाई? रघुवीर मेरा अग्रज है, इसका मतलब होगा क्योंकि अग्रज मीन्स होता है बड़ा, क्या होता है? बड़ा, और भाई, अब एक बार भाई यहाँ पे आ गया, एक बार भाई यहाँ पे आ गया, तो गलत नहीं हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लाल किला भारत की डैश इमारत है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक, तो क्या इसमें सही वर्तनी किसकी होगी? ये वाला भरा जाएगा? नहीं भाई, अगर हम इतिहास लिखेंगे तब तो हम इतिहास ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर हमें ऐतिहासिक लिखना है तो फिर ऐतिहासिक हम ऐसे लिखते हैं, ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक हम ऐसे लिखते हैं, तो कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं। बड़ी प्रतिभा से युक्त होते हैं। भाई प्रतिभा से पहले क्या बड़ी प्रतिभा छोटी बड़ी भी होती है? नहीं, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन छोटी बड़ी उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। कठोर, सामान्य या विलक्षण, आप खुद बताओ भाई। कह रहा है कि जो वीर और साहसी पुरुष होते हैं वो साधारण नहीं होते, उनके अंदर प्रतिभा होती है, तो कैसी होगी भाई? अगर साधारण होंगे तो सामान्य प्रतिभा होनी चाहिए, लेकिन वो कह रहा है साधारण नहीं होते। कठोर प्रतिभा होती है? बिल्कुल गलत। बड़ी प्रतिभा होती है? बिल्कुल गलत। विलक्षण प्रतिभा होती है, क्या होती है? विलक्षण प्रतिभा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? देव नदी का जल पवित्र होता है। कह रहा है क्या इसमें जो देव नदी है क्या वो गंगा का पर्यायवाची है? देववती का जल अत्यंत पवित्र होता है। कह रहा है इसमें जो देववती है क्या वो गंगा का पर्यायवाची है? कालिंदी में स्नान करना फलदायक है। कह रहा है कालिंदी क्या गंगा का पर्यायवाची है? काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। कह रहा है काल गंगा क्या गंगा का पर्यायवाची है? तो उसमें गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए देव नदी। देव नदी का मतलब है देवों या फिर देवताओं इसकी नदी। तो भाई जो गंगा है उसको हम देवी देवताओं की नदी ही तो कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। वहीं कालिंदी, कालिंदी किसका होता है? तो भाई कालिंदी जो है यमुना का होता है। अगर आप कहीं भी कभी जो है कभी भी दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में एक जगह है कालिंदी कुंज। क्या नाम है? कालिंदी कुंज, ठीक है ना। इस जगह को ध्यान रखना, तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कालिंदी कुंज जगह कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसलिए जो कालिंदी जो वर्ड है ये पर्यायवाची किसका है? तो ये यमुना का जो है आपका पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो तो क्या कहते हैं? अद्वितीय, अचिंत्य, अनिर्वचनीय या फिर अप्रमेय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उसको हम अप्रमेय कहते हैं, जिसको हम
प्रमाणों के माध्यम से प्रमाणित नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? अप्रमेय। आपने गणित में भाई प्रमेय जरूर पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? गणित में प्रमेय पढ़ी होगी, और प्रमेय जब भी आप लगाते हो तो उसमें कुछ नहीं मांगता है, खाली कहता है कि ऐसा प्रूव करिए, ऐसा सिद्ध करिए। तो लास्ट में जब हम आंसर लिखते हैं तो लिखते भी हाँ कि ये जो है सिद्ध हो गया है, ठीक है ना, इति सिद्धम करके लिखते हैं। और कह रहा है वो जो है ना हो तो इसका उल्टा आ लगा दो आगे। अब प्रमेय का मतलब होता है जिसको जो है सिद्ध ना किया जा सके, ठीक है। अनिवर्चनीय क्या होता है कि भाई जो क्या ना हो, जो अनिवार्य ना हो उसको क्या कहेंगे? अनिवर्चनीय कहेंगे। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा ना हो। इसका मतलब क्या होता है? जिसके समान दूसरा ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अनिवर्चनीय बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या? बहती गंगा में हाथ धोना बहुत आसान मुहावरा है। अपमान सहन कर लेना, सम्मान देना, अवसर का फायदा उठाना, बहुत अधिक परिश्रम करना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, अवसर का फायदा उठाना। लोग कहते हैं भाई वाह क्या बात है, तुमने तो जो है बहती गंगा में हाथ धो लिया है, मतलब अवसर का फायदा उठा लिया है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुस्तर बोलेंगे, या पारंगत बोलेंगे, या दत्तक बोलते हैं, या दूरदर्शी बोलते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे हम दुस्तर बोलते हैं। इसका मतलब होता है जिसे पार करना कठिन हो या जिसके पार जाना कठिन हो उसको दुस्तर। पारंगत का मतलब क्या होता है? पारंगत का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान कोई भी एक चीज का बार बार अभ्यस्त हो जाता है, वो चीज उसे बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो उसी को बोलते हैं हाँ भाई वो बंदा जो है या वो व्यक्ति जो है वो उस चीज में पारंगत है। जैसे क्रिकेट में कह सकते हो सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। ऐसे दत्तक का मतलब क्या होता है? जो पुत्र गोद लिया गया हो, गोद लिया गया, उसी को क्या बोलते हैं? दत्तक। हमने पढ़ा भी होगा भाई, झांसी की रानी जो है वो दत्तक पुत्र को गोद लेती है, तो उसके बारे में भी पढ़ा होगा। दूरदर्शी का मतलब होता है जो बहुत दूर की देखता हो, उसको हम दूरदर्शी बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है, कह रहा अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा? पुजारी, प्रशंसक, अनुगामी या फिर विरोधी। अनुयायी का मतलब जानते हो, जो किसी की नकल करता है, उसके पद चिन्हों पे चलता है, तो उसको हम अनुयायी बोलते हैं। और इसका विलोम कह रहा है भाई, जो विलोम होगा तो उसके पद चिन्हों पे थोड़ी ना चलेगा, वो तो उसका क्या करेगा भाई? विरोध करेगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कह रहा है कि भाई सामान्य के स्थान पर कौन सा शब्द आ सकता है? साहित्यिक, भाई साहित्य और ग्रामर की बात कहाँ कर रहा है? वो उसकी बात नहीं कर रहा है। सामाजिक, व्यवहारिक या फिर लौकिक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। व्यवहारिक आपका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रेखांकित शब्द के स्थान पे सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो कह रहा रत का मतलब क्या होता है? विरक्त, व्यस्त, आसक्त या फिर विलीन। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यस्त, मतलब वो आवश्यक काम में बिजी था, इसीलिए उसे जो है छुट्टी नहीं मिली, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं। क्वेश्चन 12, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। ये तो भाई जीएस का क्वेश्चन है। तरल अवस्था में होता है, इनमें से क्या तरल अवस्था में होता है? पारा, बिल्कुल सही बात है, एकमात्र धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। तो 12 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए क्या होगा आपका? पारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जो अपनी जगह से ना डिगे, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अखंड कहेंगे, आधार कहेंगे, असीमित कहेंगे या फिर अडिग कहेंगे। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अडिग। भाई अखंड का मतलब क्या होता है? जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके क्या ना किए जा सके? खंड ना किए
जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे अखंड। आधार का मतलब जो नीचे होता है, जो बेस जिसे हम बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना, या न्यू कह सकते हो, इसे क्या कह सकते हो, न्यू तो भी कह सकते हो भाई, मकान में न्यू हम भरते हैं। असीमित का मतलब जो सीमित ना हो, क्या ना हो, जो सीमित ना हो, असीमित, ठीक है ना। जैसे आकाश, भाई सीमित है क्या आकाश, नहीं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो आप, आकाश जो है वो कोई सीमित नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसे बोलते हैं सीमित। अडिग का मतलब कहते हैं भाई ये लड़का बहुत जिद्दी है, जिस चीज पे अगर डट जाएगा, अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता, तो उसी को बोलते हैं अडिग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है, कह रहा है किस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी का यूज किया गया। पूजनीय स्थान दादा दादी का होता है सबके जीवन में, तो बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पूजनी में जा आधा नहीं, पूजनी में जा जो है आपका पूरा ही बनता है, ठीक है ना। पूजनी जो है आपका ऐसे ही लिखा जाता है, ओके, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 15, ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश क्या होगा। ऑप्शन ए पानी भरना, ऑप्शन बी नमक देना, ऑप्शन सी धनिया देना, ऑप्शन डी जीरा देना। भाई मुहावरा आपने पढ़ा होगा, तो इनमें से किस वर्ड को आपने पढ़ा है। ऊंट के मुंह में जीरा देना, कहते हैं ना भाई ऊंट के मुंह में जीरा डाल दो, तो इसका मतलब क्या होता है, भाई उसका मुंह कितना बड़ा है, उसके पेट में कितनी छोटी चीज तुम दे रहे हो, है ना। मतलब या कह सकते हो कि जो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर सकता है उसको बहुत छोटी कम चीज देना, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, राइट जवाब होगा। अब ये भरने वाले हैं, इन्हें देखिए, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की डैश है, दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। क्या सुनने के लिए, निंदा। भाई निंदा सुनने के लिए कोई अधीर नहीं होगा, लोग चाहते कि भाई मेरी आलोचना, मेरी निंदा, मेरा विरोध कोई ना करे। प्रशंसा, नाम या बुराई, तो राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, बाबा भी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमने प्रशंसा भरा था, घोड़े को खोलकर बाहर गए, फिर डैश से वायु वेग से उड़ने लगा। भाई जिस जानवर की बात हो रही है वही जानवर होगा, उसी के बारे में। कौन वायु वेग से उड़ने लगा, मनुष्य वायु वेग से उड़ सकता है, बैल, घोड़ा, बाबा, तो कौन उड़ेगा, घोड़ा। यहाँ पे उड़ने का मतलब ये नहीं कि भाई हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने लगे, उड़ने का मतलब है बहुत तेज स्पीड से भागना, दौड़ना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर, बाल देखकर क्या, किसकी बाल देखकर, मेरी बाल देखकर, सबकी बाल देखकर, सॉरी बाल नहीं चाल, माफी चाहता हूं भाई मुझे यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, बाल नहीं चाल देखकर, क्योंकि तेज कौन चल रहा है, घोड़ा, तो कह रहा घोड़े की चाल देखकर, क्या हो गया, उसकी चाल देखकर, तो क्या आएगा भाई उसकी चाल आना चाहिए, ऑप्शन डी, उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर। सांप और आगे डैश है, कह रहा कि सांप के जगह पे क्या आएगा, सांप छिप गया, सांप लौट गया, या सांप रुक गया, या सांप भाग गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, सांप लौट गया। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर मैं अपना अधिकार समझता था। भाई बात हो रही है बाबा खड़क सिंह की, हम कहां से बीच में आ गए, वह अपना अधिकार समझता था, या मुझे अपना अधिकार समझता था, या हम अपना अधिकार समझता था, तो आएगा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, वह अपना अधिकार समझता था। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही है, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।